गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं अगला मॉक टेस्ट फॉर एयरफोर्स और नेवी के लिए दे रहा हूँ। इसे आप लोग देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने दिया है जो ऑफन पूछा जाता है, तो इस पर थोड़ा गौर से देखिए। पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द स्पॉट में दो सेंटेंस मैंने दिया, अलग अलग सेंटेंस देता तो 14-15 हो जाता है, इसी को पार्ट मैंने कर दिया। फाइंड आउट स्पॉट एरर दैट वुमन बॉट अ ज्वेलरी फ्रॉम द शॉप है। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, नो एरर। तो इसमें जो है दैट वुमन बॉट अ ज्वेलरी फ्रॉम द शॉप, किस पार्ट में गलती हो सकता है? तो ज्वेलरी यानी कि बी पार्ट में गलती हो सकता है। ज्वेलरी जो है यह मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ रहा है, आभूषण होता है। ये हमेशा सिंगुलर रहता है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता है। एन आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी, अगर इसे शुद्ध करके लिखना है तो आप लिखेंगे एन आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी। ए को हटाएंगे और लिखेंगे एन आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी, एन आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी। और ज्वेलरी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 1 था ए। बी में है 10 किलोमीटर्स और अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड। एक बच्चे के लिए 10 किलोमीटर का दूरी पैदल तय करना एक लंबी दूरी है 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखो, आप यहाँ पर दिया 10 किलोमीटर्स और 10 किलोमीटर्स को कंबाइन करके एक वर्ड बना दिया लॉन्ग डिस्टेंस। इसका मतलब ये 10 किलोमीटर से एक सामूहिक वर्ड हो गया, कंपाउंड वर्ड हो गया, और इसके लिए यहाँ पर आर्टिकल ए लॉन्ग डिस्टेंस लिया। इसका मतलब कि ये 10 किलोमीटर सिंगुलर है और यहाँ पर आर प्लूरल दिया, तो ये गलत है। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखने में यहाँ पर 10 किलोमीटर प्लूरल है, लेकिन 10 किलोमीटर से एक परमानेंट दूरी है जिसको उसने बोला कि अ लॉन्ग डिस्टेंस है। तो अ लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, एक लंबी दूरी हो गया, इसलिए ये सिंगुलर हो गया और इसके लिए वर्ब सिंगुलर लेगा। कन्फर्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। द ऑनर ऑफ द हाउस। क्वेश्चन है द ऑनर ऑफ द हाउस वॉच एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन अ स्ट्रेंजर। घर का मालिक वॉचमैन पर क्रोधित हो गया फॉर लेटिंग इन अ स्ट्रेंजर, एक अपरिचित व्यक्ति को अंदर आने के लिए। तो एक अपरिचित व्यक्ति को अंदर आने के लिए मालिक जो है वॉचमैन पर क्रोधित हो गया। अब हमें यहाँ पर मीनिंग दिया इंडल्जेंट, इम्पेशेंट, इंडिफरेंट और इंडिग्नेंट। इंडल्जेंट का अर्थ होता है मेहरबान होना, ठीक। तो इंडल्जेंट तो यहाँ पर होगा नहीं चूंकि मेहरबान हुआ नहीं। और इम्पेशेंट का अर्थ होता है क्रोधित होना, ये हो सकता है। तीसरा शब्द है इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का अर्थ होता है उदासीन। और चौथा शब्द है इंडिग्नेंट, इनका भी अर्थ होता है क्रोधित होना। अब यहाँ पर क्रोधित होने की दो मीनिंग हो गया, क्रोधित होना। तो फिर दोनों में से कौन सा उचित होगा ये आपको देखना होता है। तो इम्पेशेंट, पेशेंट शब्द से बना हुआ है। पेशेंट का अर्थ होता है धैर्य, अर्थात जब हम किसी कार्य के लिए इंतजार करते हैं और इंतजार सहनशील असहनशील हो जाता है तो क्रोध आता है। इस स्थिति में हम इम्पेशेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी कार्य के लिए हम इंतजार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हुआ इंतजार तो हमें क्रोध आ जाएगा, तो ऐसे सेंस में इम्पेशेंट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब किसी के कार्य को देखकर क्रोध की भावना आता है तो वहाँ पर इंडिग्नेंट शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इंडिग्नेंट शब्द ही उचित होगा, इम्पेशेंट शब्द उचित नहीं होगा, राइट। तो इंडल्जेंट, इम्पेशेंट, इंडिफरेंट ये दोनों शब्द तो होंगे नहीं, इन्हीं दोनों में से एक कंफ्यूजन था, ठीक है। तो इम्पेशेंट न होकर इंडिग्नेंट होगा।
तीसरा क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स सुटेबल प्रपोजिशन। हमें इसमें प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। पहला सेंटेंस है डू नॉट लुक ऑन वुमेन अप एट द डाउन, सॉरी वुमेन। अब भरना है आपको प्रपोजिशन अप, एट, डाउन और डी में इन। तो जनरली लड़के लुक के बाद एट लगता है, एट लगा देंगे आप, नहीं, लेकिन यहाँ पर आन भी पहले से दिया हुआ है। अब यहाँ पर ईडियम और फ्रेज मैंने वर्बल फ्रेज बना दिया या फ्रेजल वर्ब बना दिया। क्या बना दिया? फ्रेजल वर्ब। और ये फ्रेजल वर्ब जो है लुक डाउन ऑन शब्द है, लुक डाउन ऑन, लुक डाउन ऑन, ये एक ही शब्द है, लुक डाउन ऑन। तो लुक डाउन ऑन का मतलब घृणा करना, घृणा से देखना। तो इसका हो गया डू नॉट लुक डाउन ऑन वुमेन, यानी औरत को घृणा से मत देखो, इसका अर्थ ये हुआ। तो लुक के साथ हमें एट भी लगता है, अप भी लगता है, डाउन भी लगता है, लेकिन हमें ये देखना है तो कहीं दिया गया शब्द फ्रेज तो नहीं बना रहा है। अगर फ्रेज बना रहा है तो जब तक फ्रेज की मीनिंग क्लियर नहीं होगा यू आर अनेबल टू फिल इट। तो ये लुक डाउन ऑन का अर्थ होता है घृणा करना। तो आपका यहाँ भराएगा क्या? आपका आंसर हो जाएगा डाउन। ठीक है, डाउन आपका आंसर होगा। चौथा है, अगला प्रीपोजिशन है आई एग्री हिम ऑन दिस पॉइंट। अब एग्री के साथ एट भी लगता है, एग्री के साथ एट भी लगता है, एग्री के साथ टू भी लगता है और एग्री के साथ विथ भी लगता है। ठीक, तो ये बड़ा ही कंफ्यूजनल वर्ड है एग्री। तो एग्री जब किसी प्रपोजल को शो करता है तो टू लगता है, जब किसी व्यक्ति को शो करता है तो विथ लगता है, जब किसी पॉइंट को शो करता है तो एट लगता है। ठीक, अब यहाँ पर देखना है एग्री हिम ऑन दिस पॉइंट, तो मैं उससे इस पॉइंट पर सहमत हूँ, है। तो यहाँ पर व्यक्ति सूचक ये शब्द हो गया, इसलिए इसमें विथ का प्रयोग होगा। आई एग्री विथ हिम ऑन दिस पॉइंट। प्रपोजिशन दो ठो दिया हूँ इसमें, एक फ्रेजल वर्ब पर डिपेंड है और एक डायरेक्ट प्रपोजिशन है। चौथा क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये ट्यूशन शब्द बहुत ही कॉमन शब्द है, अक्सर ये पूछ देता है सेंटेंस में। तो ट्यूशन की अंग्रेजी TUITION होता है या TUTION होता है या TUETIN होता है या TUTTION होता है। दैट मेक यू कंफ्यूज। ज़्यादातर लड़के इसको बना लेते हैं, नहीं। तो आपका ट्यूशन की अंग्रेजी पहला होगा TUITION, पहला सही है, बाकी सब गलत है। तो सेलेक्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अब है पांचवा क्वेश्चन है चूज वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, वह व्यक्ति जो किताबों का महान प्रेमी है। तो किताबों का महान प्रेमी है, इसमें चार शब्द दिया, बाइबिलियोफिल, जीनोफिल, हेमोफिल और पेडोफिल। ठीक, तो ये फील शब्द जो है, फील शब्द मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये फील ये सफिक्स भी है और प्रीफिक्स भी है, और फील शब्द का अर्थ ही होता है प्रेम करना, प्रेम, ठीक है, या प्रेमी, राइट। तो फील शब्द एंटोनिम्स के प्रीफिक्स के रूप में भी लगता है और सफिक्स के रूप में भी लगता है। यहाँ पर जितने भी शब्द आपको दिए गए हैं सभी में सफिक्स के रूप में लगा। तो बाइबिलियो का अर्थ होता है किताब, यानी किताब को पसंद करने वाला व्यक्ति, प्रेम करने वाला व्यक्ति। तो आपके प्रश्न का उत्तर जो है बाइबिलियो फील हो गया। और जेनो का अर्थ होता है स्ट्रेंज या फॉरेन। अब देखो फील शब्द है, पहले शब्द की मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। तो जेनो शब्द का अर्थ होता है स्ट्रेंज या फॉरेन। फॉरेन माने विदेशी, अर्थात वह व्यक्ति जो अद्भुत या विदेशी वस्तुओं या व्यक्तियों को प्रेम करता है उसे जेनोफिल कहते हैं। ठीक है, वह व्यक्ति जो स्ट्रेंज माने अपरिचित, विचित्र, या फॉरेन माने
विदेशी वस्तुओं या व्यक्तियों को प्रेम करता है उसे बोलते हैं जेनोफिल। हेमो ग्रुप ब्लड को कहते हैं, जो ब्लड से रिलेटेड थिंग्स को प्रेम करता है उसे हेमोग्लिन कहते हैं, सॉरी हेमोफिल कहते हैं। और पेडो का अर्थ होता है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, पेडो का अर्थ होता है चिल्ड्रेन। ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे, पेडो से, हेमो से, जेनो से, बाइब्लिलियो से बहुत शब्द बनेंगे। तो यहाँ पेडो का अर्थ हो गया चिल्ड्रेन, अर्थात वह व्यक्ति जो बच्चों को प्रेम करता है उसे बोलते हैं पेडोफिल। ठीक है, तो पेडोफिल, हेमोफिल, जेनोफिल और बाइब्लियोफिल आपके दिए गए प्रश्न का उत्तर है बाइब्लियोफिल। अगला है फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें वर्ब दे दिया, देखिए इसमें अलग अलग शब्दों को मैंने दिया है। पहले फिलिंग दी ब्लैंक्स में आपको वर्ड दिए हैं जो डिफरेंस को क्लियर करते हैं, दूसरे में फिलिंग दी ब्लैंक्स में मैंने प्रपोजिशन दिया है, और तीसरे फिलिंग दी ब्लैंक्स में वर्ब दिया। तो यहाँ पर है मेकिंग पाइज एंड केक्स। पाइज और केक्स को बनाना रेडीज मिसेस रेडीज का स्पेशलिटी है, विशेषता है। तो मेकिंग पाइज एंड केक्स, अब यहाँ पर देखो पाइज एंड केक तो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है मेकिंग, और मेकिंग जिरेंड है। कई एग्जाम्पल इसका मैंने दे दिया कि जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट जिरेंड होता है तो वर्ब सिंगुलर लगता है। अर्थात मेकिंग पाइज एंड केक्स इज मिसेस रेडीज स्पेशलिटी। क्लियर हो गया ये? इसमें 6 क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं दे रहा हूँ। गिव दी अपोजिट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पर शब्द है फेक। फेक का मतलब क्या होता है? फेक का मतलब होता है गलत, झूठा। ठीक, तो यहाँ पर है रियल। रियल माने वास्तविक। फैंसीफुल, फैंसीफुल माने काल्पनिक। आइडियल, आइडियल का मतलब आदर्श, और रॉन्ग का मतलब गलत। तो फेक का अपोजिट क्या होगा? रियल। ठीक है, अपोजिट मीनिंग रियल, फेक माने गलत। और गिव दी सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। डिमिनिश, डिमिनिश का अर्थ होता है कम करना। प्रोहिबिट शब्द दिया है, शॉर्टेन शब्द दिया है, रिड्यूस दिया है, वर्सन दिया है। तो प्रोहिबिट मतलब होता है मना करना, शॉर्टेन माने कम करना, रिड्यूस माने भी कम करना, वर्सन माने बुरा करना। तो मेन ये दोनों तो होंगे नहीं, इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन फंसता है। ठीक है, तो प्रोहिबिट, प्रोहिबिट माने मना करना, शॉर्टेन माने छोटा करना। जब किसी ऐसे पैसेज या लिखे हुए आर्टिकल को जब हम छोटा करते हैं तो वहाँ पर शॉर्टेन शब्द का यूज होता है, और जब किसी दूसरे चीज़ को छोटा करते हैं वहाँ पर रिड्यूस हुआ, कम करना। तो रिड्यूस यहाँ पर डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, तो कम करने से अर्थ देगा रिड्यूस, अर्थात इसका सिनोनिम्स होगा रिड्यूस, शॉर्टेन नहीं हो सकता। दो शब्द हमेशा कंफ्यूज करते हैं, जब आप एंटोनिम सिनोनिम्स को देखते हो तो उसमें दो शब्द रहते हैं जो दिक्कत करते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर कोई और दिया है ना? नहीं दिया। चलिए आगे देखते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ एज ड्रेस्ड एज ब्रुश। ये इडियम और फ्रेज है, तो इसका एज ड्रेस्ड एज ब्रुश की मीनिंग देना है हमें। तो लायर, रियली सिली, वेरी फनी और अनरिलायबल, ये 4 शब्द हैं। तो मीनिंग अगर नहीं याद है तो आप इसको क्लियर नहीं कर सकते। तो एज ड्रेस्ड एज ब्रुश का मतलब लायर होता है, और ये इसका विकल्प होगा ए, अलायर, लायर झूठा। रियली सिली माने वास्तविक मूर्खता, मूर्ख। और वेरी फनी का मतलब बहुत मजाक किया, और अनरिलायबल का मतलब अविश्वसनीय। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक, अब यहाँ पर फिलिंग दी ब्लैंक्स एक मैंने और दिया, एक कंजंक्शन पर डिपेंड है। देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड। द रेन स्टॉप, द कंसर्ट हैड टू बी सस्पेंडेड। यहाँ पर शब्द है अंटिल। अंटिल का अर्थ होता है जब तक कि नहीं। क्या अर्थ होता है? जब तक कि नहीं। ये दोनों बहुत पूछता है, जब तक कि नहीं। और अनलेस का भी वही अर्थ होता है, जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं। और टिल माने तक होता है, और वाइल माने जबकि होता है, जबकि।
तो हमें देखना है कि इसमें कौन सा भरे, अनटिल भरे या अनलेस भरे या टिल भरे या व्हाइल भरे। तो यहां पर है द रेन स्टॉप्ड, जब तक कि वर्षा रुक नहीं जाती। द कंसर्ट हैड टू बी सस्पेंडेड, तो कंसर्ट को सस्पेंड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अनटिल जो है ये समय को इंडिकेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि सेंटेंस से समय का बोध होता है तो अनटिल का प्रयोग होता है, और यदि शर्त का बोध होता है तो अनलेस का प्रयोग किया जाता है। और टिल ये तो समय के लिए ही होता है, वाइल भी समय के लिए होता है, ये समय सूचक है, इसमें एक जो है शर्त सूचक है। तो एक सेंटेंस को देखने के उपरांत हमें ये कंफर्म करना है कि सेंटेंस में समय का बोध हो रहा है या शर्त का बोध हो रहा है। अगर समय का बोध हो रहा है तो अनटिल भरेंगे, और अगर शर्त का बोध हो रहा है तो अनलेस भरेंगे। सेंटेंस को पढ़ने के उपरांत लग रहा है द रेन स्टॉप, द कंसर्ट हैड टू बी सस्पेंडेड, यानी जब तक कि रेन स्टॉप नहीं हो जाता तब तक कंसर्ट को रोक दिया गया था। अर्थात इसमें समय का बोध हो रहा है तो आपका अनटिल भराएगा है। तो ये आपका मैंने आज 10 क्वेश्चन दिया, 10 में खंड भी कर दिया हूँ, तो 10, 12, 13 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसे आप लोग देखो, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको नोट करो। उससे इम्पोर्टेंट तो सभी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसे पढ़ो, आप लाइक आने पर इसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। और प्रॉब्लम होने पर इस पर कमेंट करो, फिर ताकि आपको अगला वीडियो शीघ्र ही प्राप्त हो जाए। थैंक्स।